गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि यादव आज आपके पास जो है रेस्पिरेशन के नेक्स्ट टॉपिक को लेके आया हूँ। जैसे आप रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, इसकी साइट क्या होती है, इसके सबस्ट्रेट क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसके जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को पढ़ेंगे और ये कितने स्टेप में परफॉर्म होती है ये आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते जाएंगे। तो पहले आज स्टेप में हम जो है ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है बेसिकली अगर हम इसके बारे में बोलें तो सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसका प्राइमरी ऑक्सीडेशन यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखें इसकी जो अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो टू मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने से एनर्जी लिबरेट होती है। तो इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में फिक्स कर लिया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। जैसा आप जानते हैं जो रेस्पिरेशन का मेन मोटिव है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करना ही है। तो एनर्जी के फॉर्मेशन की प्रक्रिया में आप यहाँ पे प्रोसेस में देखेंगे जो एनर्जी निकलेगी यहाँ पे लिबरेट होगी उसको हम क्या करेंगे, एटीपी के फॉर्म में फिक्स कर लेंगे, यानी एस्टर बॉन्ड के फॉर्म में फिक्स करेंगे। जब ये एस्टर बॉन्ड टूटते हैं तो वही एनर्जी फिर से लिबरेट होती है और वो एनर्जी सेल्स जो है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज कर ले। ठीक है, तो अगर ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन की बात हम करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन में आपको देखने को मिल जाता है द प्रोसेस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, या और आप बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विद द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी इसका मतलब ये हुआ कि कम अमाउंट में, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर आप ग्लाइकोलिसिस में देखें तो 2 मॉलिक्यूल नेट एटीपी रिलीज होती है। वैसे बनते तो 4 मॉलिक्यूल हैं लेकिन नेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही यहाँ पे लिबरेट होते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स फर्दर प्रोसेस में यूज हो जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के एक्टिवेशन में। ठीक है, अगर अब ग्लाइकोलिसिस के डिस्कवरर की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस को सबसे पहले किसने दिया था, इम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नास। ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस को जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो इनके ऑनर में जो है हम इसको क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और देखा जैसे कि पहले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, दस कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ये कॉमन होती है। ठीक है, उसके बाद देखें ग्लाइकोलिसिस में मेजर ये 3 जो है पार्ट्स हैं। देखें ये प्रोसेस, ये जो तीनों प्रोसेस यहाँ पे दी गई हैं एक्चुअली में ये यहाँ पे आपको होती दिखेंगी। फर्स्ट है जनरेशन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हम एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे हम 2 टाइप्स के एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो होता है एटीपी और दूसरा होता है NADH2। देखें एटीपी तो जो है डायरेक्टली आप जानते हैं क्या है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एनर्जी करेंसी है। लेकिन अगर आप NADH2 को देखें तो NADH2 क्या है, ठीक है, NADH2, ठीक है, अगर आप देखें तो NAD+ ये एक कोएंजाइम है। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करते हैं मीन्स इससे हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब हम इससे हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, NADH2 में
ये कन्वर्ट हो जाएगा NaDH2 में, ठीक है, ये NaDH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो NaDH2 एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, NAD+ एक कोएंजाइम है जिसपे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, यानी हम NAD+ को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और इसी हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फर्दर ले जाके वहां पे इसको हम NaDH2 से अलग करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोटॉन ग्रेडियंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट्स के थ्रू ही हम ETS में क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को वहां पे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ATP, ठीक है। तो हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक NaDH2 मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, 3 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो आगे प्रोसेस में देखते हैं, इट प्रोड्यूसेस पायरुवेट, it produces pyruvate for the citric acid cycle, for the citric acid cycle और Krebs cycle। ये जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी जो ग्लाइकोलिसिस का नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जिसमें हम मैक्सिमम ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और उससे जो टोटल ATP और NaDH2 FADH2 मॉलिक्यूल बनने वाले होते हैं उन सबको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो पायरुवेट होगा, यानी पायरुविक एसिड होगा, ठीक है। तो फर्दर हम पायरुविक एसिड को क्या करते हैं, जो है एसिटल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करते हैं और ये डायरेक्टली जो है क्रेब्स साइकिल में इंटर कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस जो है क्रेब्स साइकिल के लिए एक की प्रोडक्ट पायरुवेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द प्रोडक्शन ऑफ ए वैरायटी ऑफ 6 and 3 कार्बन इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में मैक्सिमम आप देखेंगे तो 6 और 3 कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड आपको दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो फाइनली जाके ट्रायोज फास्फेट में टूट जाता है, जिसको हम जो है जिसके पास 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ट्रायोज फास्फेट हैं और फर्दर नीचे पायरुविक एसिड तक, ये सब 3 कार्बन कंपोनेंट हैं, ठीक है। देखें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को आगे देखते हैं क्या होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो बेसिकली कितने जो है स्टेप में कंप्लीट होती है। देखें बेसिकली इसमें 2 फेज होते हैं, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग 2 फेज, कितने, फॉलोइंग 2 फेज, यानी फर्स्ट हाफ फेज को, यानी ये अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 10 रिएक्शन की ये पूरी प्रोसेस है, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट हाफ पाथवे को, ठीक है। फर्स्ट हाफ पाथवे को हम बोलेंगे, इसमें क्या होता है, एक्टिवेट ग्लूकोज, है ना। इसमें ग्लूकोज एक्टिवेट होता है, ग्लूकोज को एक्टिवेट किया जाता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं या ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज का एक्टिवेशन होता है, तो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज या ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। इस एक्टिवेशन की प्रोसेस में एनर्जी यानी 2 ATP मॉलिक्यूल का यूज होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग फेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड हाफ में हम देखेंगे, सेकेंड हाफ पाथवे में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज बोलेंगे या एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड हाफ स्टेप को हम बोलेंगे पे ऑफ फेज या एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। ये 2 मेजर फेज हैं। फर्स्ट हाफ में हम एनर्जी को जो है इन्वेस्ट करते हैं और सेकेंड हाफ में हम क्या करते हैं, उसी एनर्जी का जो है फिर से फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली हम 2 ATP मॉलिक्यूल को इन्वेस्ट करते हैं और फाइनली 4 ATP मॉलिक्यूल को बना लेते हैं, जिसमें 2 ATP मॉलिक्यूल जो हमने जो है कंज्यूम किए हैं उसको फिलफिल करने में चले जाते हैं और हमारे पास बचते हैं सिर्फ नेट 2 ATP मॉलिक्यूल, और पूरी प्रोसेस में हमें 2 NADH मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, ठीक है। तो देखें ग्लाइकोलिसिस की आगे प्रोसेस क्या होती है। देखिए
ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में अगर आप पहले देखेंगे सबसे पहले तो क्या होता है, ग्लूकोज जो है, क्या होता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो जो है सबसे पहले एज ए सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। ठीक है, एज ए सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। ठीक, तो ग्लूकोज यहां पे सबसे पहले क्या होता है, फास्फोराइलेट होता है। ग्लूकोज फास्फोराइलेट होगा विद द हेल्प ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एक एटीपी मॉलिक्यूल देखेंगे तो यहां पे एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा और जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने जो है यहां पे क्या किया है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का एक कंपाउंड है उसके हमने कार्बन नंबर 6 पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है और एंजाइम इस प्रोसेस में क्या है, हेक्सोकाइनेज है। ठीक है, तो ये तो हो गई जो है फर्स्ट स्टेप में जो है ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट जो कि अब भी जो है सिर्फ एक बार फास्फोराइलेट हुआ है ना, इसको हम क्या करते हैं, आइसोमेरेज, एंजाइम आइसोमेरेज की हेल्प से क्या करते हैं, आइसोमेराइज कर देते हैं, किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। हमने इस स्टेप में कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ग्लूकोज 6 फास्फेट को आइसोमेराइज किया है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने फ्रक्टोज 6 फास्फेट के फॉर्म में जो है हमने क्या किया, जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट को आइसोमेराइज कर दिया। ठीक है, और एंजाइम हमारे पास जो है फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा से, ठीक है, हमने एक एटीपी यहां पे कंज्यूम कर ली है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हमने एक एटीपी यूज करके ग्लूकोज को फास्फोराइलेट किया। ठीक है, अब देखें सेकंड स्टेप में हमने आइसोमेराइज किया, फिर थर्ड स्टेप में देखते हैं हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको फर्दर फास्फोराइलेट करेंगे और इसके कार्बन नंबर फर्स्ट पे एक फास्फेट को और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को एक एटीपी की हेल्प से, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रक्टोज 1,6 डाई या बिस फॉस्फेट में। ठीक है, और एंजाइम हमारे पास होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखें हम क्या करते हैं इसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमारे पास यूज होता है एक एटीपी। ठीक है, एक एटीपी को हम खर्च करते हैं फिर फर्दर, और जो क्या करते हैं इसका हम फास्फोराइलेशन, हम मतलब एटीपी से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को हमने लिया और किसे दे दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, और ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में। ठीक है, 1,6 डाई फॉस्फेट में। अब इसके बाद देखें ये पूरी प्रोसेस एक एंजाइम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसकी प्रेजेंस में होगी, जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर एंजाइम। ठीक है, पेसमेकर एंजाइम। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको हम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसको हम बोलते हैं पेसमेकर एंजाइम। ठीक है, तो आगे देखें, अब क्या होता है, हमारा जो है जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ठीक है, अब ये दो ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। अब इसका होगा क्लीवेज, है ना, और 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बनेंगे, जो कि कैसा नेचर होगा उनका, ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, और दोनों कंपाउंड क्या होंगे, देखें, ट्रायोज फॉस्फेट में ये होगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरल डिहाइड, और दूसरा क्या होगा THAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर आप देखेंगे तो यहां पे फ्रक्टोज देखें, फ्रक्टोज
1,6 डाइफॉस्फेट, अब बिसफॉस्फेट भी इसको बोल सकते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब इसका होगा फर्दर ब्रेक डाउन और ये टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल में, ये टूट जाएगा फर्दर 2 मॉलिक्यूल में। पहला बनेगा 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 ये बनाएगा 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बनाएगा और दूसरा बनाएगा DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड हैं, ये दोनों क्या हैं, 3 कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखें, ये जो पूरी प्रोसेस है ये कैटेलाइज होगी एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको बोलेंगे एल्डोलेज, एल्डोलेज। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉरी, जो एंजाइम यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, एल्डोलेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो अभी तक ये बना है, ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू नहीं करेगा, ये ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू नहीं करेगा, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और ये प्रोसेस होती है आइसोमेराइजेशन की। और एंजाइम यहां पे होता है, एंजाइम यहां पे होगा फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज, फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज। ठीक है, फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का क्लीवेज होता है और ये टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल में, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में और DHAP में, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। यहां पे आप देखेंगे तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ठीक है, ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू नहीं करता है, ये सबसे पहले 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के। यहां तक अभी तक हमने जो है कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं किया है, बजाय इसके कि हमने यहां पे एनर्जी को यूज किया है। इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन फेज बोलते हैं। और यहां तक आप देखेंगे ये एक्टिवेशन फेज। ठीक है, उसके बाद देखें तो हम ग्लूकोज के फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप बोलेंगे, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये, यहां पे कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेट लिमिटिंग स्टेप बोलेंगे। ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, तो यहां तक जो है अभी तक हमने किसी भी टाइप की एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ एनर्जी को क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस में देखते हैं। देखें, अब आगे हमारे पास देखें क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का क्लीवेज हुआ और हमारे पास क्या मिल गए, हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए, किसके, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के। ठीक है, तो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के हमें कितने मॉलिक्यूल मिल गए, 2 मॉलिक्यूल मिल गए हैं 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, इसके आगे देखें अब क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये डिहाइड्रोजिनेट होगा और फर्दर ये क्या होगा, फास्फोराइलेट होगा। ठीक है, तो हमें फास्फोराइलेशन के लिए इसे फास्फेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये डिहाइड्रोजिनेट होगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है, और उन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी ही हेल्प से हम क्या करेंगे, 2 NAD+ मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, 2 NAD+ मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके हम 2 NADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 3 ATP प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो देखें इस प्रोसेस को हम देखते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट कैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैसे
ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाई फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कैसे 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, यहां पे 3PGA, ठीक है, 3PGA, ठीक है, 3PGA क्या होगा, यहां पे टूट जाएगा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। ये प्रोसेस, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फास्फोराइलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, फास्फोराइलेट कर लेते हैं। तो हम क्या यहां पे ऐड करते हैं H3PO4, H3PO4। देखो क्योंकि यहां पे देखें, आप देखें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कन्वर्ट हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, ठीक है। तो इसलिए अभी हमारे पास जो है वो हमें 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसलिए हम जो भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 के रेशियो में लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल को अगर इस प्रोसेस को इधर कंटिन्यू करें, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को, तो इधर भी आप सिमिलर रिएक्शन को दिखा सकते हैं। और सिर्फ आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आप 2 एटीपी बना रहे हैं तो आप वहां पे 1 एटीपी बनाएं, एक एटीपी बनाएंगे। हमने रिएक्शन को एक साथ ले लिया तो हम 2 मॉलिक्यूल को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसके भी मिल जाए, ठीक है। देखें अब आगे की प्रोसेस में क्या होगा, देखें हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, किसके 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को, उनको फास्फोराइलेट कर लिया, ठीक है। हमने देखो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी 3 कार्बन नंबर पे जो हमारे पास क्या था, फास्फेट था, हमने फर्स्ट नंबर पे भी लगा दिया। तो क्या हो गया 1,3 डाई फास्फो, ठीक है, 2 फास्फेट मॉलिक्यूल हैं और क्या है, ग्लिसरिक एसिड हमने बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखें हम एंजाइम यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें अब जो हमारा जो है 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेट होगा, है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये फास्फोराइलेट होता है और क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेट होता है। फास्फोराइलेट होता है और क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेट होता है। तो फास्फोराइलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों की प्रोसेस यहाँ पे साथ में होगी। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, देखें अब यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम है जो कि क्या है NAD+, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे NADH2 में, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, है ना, ठीक है। तो हमने ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में यही 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स बनाने थे, ठीक है। हमने हाइड्रोजन को क्या किया है, स्टोर किया है इन द फॉर्म ऑफ NADH2 और इसी को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जब ले जाएंगे तो ये हमें प्रोवाइड कराएगा 3 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 NADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं और जो ये रिएक्शन होगा ये कैटलाइज होगा फास्फोग्लिसरो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो एंजाइम हो जाएगा यहाँ पे फास्फोग्लिसरो डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो फास्फोग्लिसरो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पे आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखें यहां पे हमने एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया है और ये क्या था, एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस में पहला स्टेप। अगर आप मान के चलें कि पहले स्टेप में एनर्जी का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, इससे पहले हमें कहीं भी किसी भी टाइप की एनर्जी का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तब ये एटीपी को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसका होगा, देखिए इस NADH2 मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसका होगा।
और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू ही ये हमें क्या प्रोवाइड कराएगा 3 ATP, है ना। 1 NADH2 मॉलिक्यूल, 1 NADH2 मॉलिक्यूल हमें देगा 3 ATP, ठीक है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अभी हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और हमने बना लिया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, या डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब देखें यहां से हमारे पास सारे 3 कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है, और कितने हैं 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, है ना। तो फर्दर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखें फर्दर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं यहां पे, देखिए यहां पे हमारे पास है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें तो हमारे पास है 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड हमारे पास ये, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डीफास्फोराइलेट करेंगे, ठीक है, इसका कराएंगे डीफास्फोराइलेशन और हम अपने एडीपी को कर लेंगे फास्फोराइलेट, ठीक है। तो एडीपी को, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है, वो एडीपी को लेते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं 2 ATP में, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी फर्दर रिएक्शन में क्या देखेंगे 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड डीफास्फोराइलेट टू फॉर्म 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे हमने 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया, यानी जहां पे हमारे पास 2 फास्फेट मॉलिक्यूल थे कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 1 पे, हमने उनको क्या किया, कार्बन नंबर 1 से फास्फेट को निकाला और क्या किया, जो है एटीपी को हमने फास्फोराइलेट करके, सॉरी एडीपी को हमने फास्फोराइलेट करके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अब देखें ये पहला स्टेप है जहां पे हमने एटीपी का फॉर्मेशन किया है, और देखें यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन डायरेक्ट कर रहे हैं। यहां पे हमको क्या मिल रही है, डायरेक्ट एटीपी मिल रही है, किससे, सबस्ट्रेट से। तो जब हमें सबस्ट्रेट से डायरेक्ट एटीपी मिले तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहां पे हमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ग्लाइकोलिसिस में आपसे पूछे जो है कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का जो पहला स्टेप है वो कब होता है, तो वो सबसे पहला स्टेप कब होता है, देखिए जब 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, तब पहला एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और यही होता है सबसे पहला सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो हमें 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड मिल गया है, ठीक है। तो अब फर्दर रिएक्शन में हम देखेंगे क्या करेंगे, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। देखिए सॉरी एक मिनट, ये देखिएगा, ये कन्वर्जन जो है एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। जब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, तो एंजाइम जो इसको कैटेलाइज करेगा वो होगा फास्फोग्लिसरोकाइनेज। वो एंजाइम होगा फास्फोग्लिसरोकाइनेज, फास्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक है। फास्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन को, ठीक है। आगे देखेंगे, अब आगे हमारे पास है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। हमें क्या मिल गया है, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। हम 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को फर्दर क्या करेंगे, इसका म्यूटेशन करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, जो फास्फेट कहां पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो उसको हम वहां से हटा के क्या कर देंगे, सेकंड पोजीशन पे लगा देंगे, ठीक है।
देखें 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। और ये सारे के सारे रिएक्शन आपको रिवर्सिबल रिएक्शन मिल जाएंगे। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2PGA में, ठीक है। इसको हम 2PG में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिर्फ हमने म्यूटेशन किया है और एंजाइम हो जाएगा म्यूटेज, ठीक है। एंजाइम क्या मिल जाएगा हमें? म्यूटेज, ठीक है। तो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम इसको क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। यानी हमने क्या किया है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट किया है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। यानी जो फास्फेट हमारा 3rd पोजीशन पे लगा था उसको हमने 2nd पोजीशन पे लगा दिया। इसके अलावा हमने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहां पे जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेज या फास्फोग्लिसरो म्यूटेज, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जो है यहां तक आप देखिए, इस स्टेप में कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर स्टेप में देखेंगे कि 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होता है, ठीक है। तो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। देखें क्या हो गया? 2 फास्फोग्लिसरेट या 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब हम इसको इससे क्या करेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा देंगे, ठीक है। हम इससे क्या कर लेते हैं? देखें 2 मॉलिक्यूल्स हैं सारे, यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो अब इससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड में, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड में, ठीक है। तो फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको, और क्या करेंगे? इससे हम 2H2O मॉलिक्यूल यहां से रिलीज करा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के, तो एक फास्फोग्लिसरिक एसिड से हम क्या करेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल को यहां पे रिलीज कराएंगे, ठीक है। तो ये है प्रोसेस यहां पे। इसके बाद आप देखें तो एंजाइम जो होगा इसको जो कैटेलाइज करेगा वो होगा इनोलेज, ठीक है। तो इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है हमारा जो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड में, ठीक है। फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना यहां तक आपने देखा, यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आगे देखेंगे, आगे के स्टेप में फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड का क्या होता है, ठीक है। फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड का क्या होगा? ये फास्फोइनॉल का पायरुबिक एसिड फाइनली जो है हमारा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुबिक एसिड में या पायरुवेट में, ठीक है। देखें देखते हैं आगे। अब हमारे पास है फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड, इसमें नीचे नहीं दिख रहा है, ये फाइनली पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम यहां पे आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड, ठीक है, या फास्फोइनॉल पायरुवेट हम बोलते हैं, साइड में इसको लिखेंगे PEP, ठीक है। ये फाइनली ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन रहेगा आपका, ठीक है। तो देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में या पायरुबिक एसिड में, पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड, यानी एल्डोलेज एंजाइम के एक्शन के बाद सारे के सारे जितने भी हमारे कंपाउंड बनेंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? 3 कार्बन का। एक्टिवेशन फेज के बाद सारे क्या होंगे? 3 कार्बन के कंपाउंड पास होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। अब आगे देखेंगे आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखें यहाँ पे हम जो है फास्फोग्लिसरो या पायरुवेट काइनेज, ठीक है, एंजाइम पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट
काइनेज, ठीक है। एंजाइम पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, एटीपी का फास्फोराइलेशन कर एटीपी का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। यानी हमने क्या किया, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड को यहां से हम फिर से क्या करेंगे, डीफास्फोराइलेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे है 2ADP मॉलिक्यूल, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2ATP मॉलिक्यूल में, ठीक है, 2ATP मॉलिक्यूल में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम आएगा वो क्या होगा, पायरुवेट काइनेज आएगा। तो ये लास्ट स्टेप है। देखें इसमें क्या होता है, फाइनली जो है, जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये फाइनली क्या होता है, क्रेब साइकिल में इंटर होता है, ठीक है। लेकिन क्रेब साइकिल में ये डायरेक्टली इंटर नहीं होगा, ये सबसे पहले इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, यही होता है। पायरुविक एसिड यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट होता है, ठीक है, जब ये क्रेब साइकिल में इंटर करने वाला होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पायरुविक एसिड है हमारे पास, और पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल, है ना। तो दो मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में इंटर होंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो 2 पायरुविक एसिड होता है। इसलिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, है ना, अगर एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो क्रेब साइकिल है वो 2 टाइम ऑपरेट होगी, क्योंकि हमारे पास जो है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, और 1 टाइम में अगर आप देखें तो एक ही, सिर्फ ओनली 1 पायरुविक एसिड इंटर करेगा क्रेब साइकिल में। तो इसलिए जो है, जो क्रेब साइकिल होगी फर्दर आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो क्या होगी, 2 टाइम्स ऑपरेट होगी, ठीक है। देखिए, तो ये लास्ट स्टेप था। यहां तक हमने क्या किया, अपनी ग्लाइकोलिसिस को देखा कि ग्लाइकोलिसिस कैसे जो है ऑपरेट होती है। तो देखिए फाइनली हमने क्या किया, ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया पायरुवेट में, पार्शियली ऑक्सीडाइज किया है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं किया है। अभी भी पायरुविक एसिड में बहुत सारी एनर्जी बाकी है, ठीक है, जिसको हम कहां पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको क्रेब साइकिल में, ठीक है। तो हमने इस पूरी प्रोसेस में क्या किया, इस पूरी प्रोसेस में हमने, ठीक है, सबसे पहले एक्टिवेशन फेज में, ठीक है, एक्टिवेशन फेज में अगर आप देखें तो हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऊपर हो जाएगा एक्टिवेशन फेज, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज, ठीक है। तो प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज, ठीक है। तो नीचे देखेंगे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने ग्लूकोज के एक्टिवेशन में 2ATP मॉलिक्यूल, ठीक है, 2ATP मॉलिक्यूल को क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, 2ATP मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पे यूज किया है, और एक एंजाइम काम किया है जिसको हम बोलते हैं PFK, ठीक है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम, पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर एंजाइम, ठीक है, पेस मेकर एंजाइम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें पे ऑफ फेज में जब हम एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगते हैं तो सबसे पहले स्टेप में आपने देखा कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया हमने, जो क्या है NADH2, ठीक है, NADH2। इसका होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, है ना। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू ये क्या करेगा, 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, 3 ATP मॉलिक्यूल का, ठीक है, इक्वल टू 3 ATP। उसके बाद देखें जस्ट इसके आफ्टर जब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, तो हम क्या करते हैं, 2 ATP का फॉर्मेशन और कर लेते हैं। डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इस स्टेप को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, और ये सबसे पहला सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, लास्ट में जब फास्फोइनाल पायरुविक एसिड फाइनली पार्शियली ऑक्सीडाइज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वहां पे जो है 2 ATP का फॉर्मेशन और कर लेते हैं, ठीक है। और ये होता है सेकेंड स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो यहां पे देखें हमने टोटल
4 एटीपी मॉलिक्यूल को बनाया है। टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनाए हैं? 4 एटीपी मॉलिक्यूल। तो कंप्लीटली देखते हैं क्लियर करके इसको। हमने क्या किया, 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनाए, ठीक है, 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनाए, जिसमें से हम 2 एटीपी क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, जो कि क्या हुए थे, यूज्ड हुए थे, ठीक है। अब हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, बचते हैं फाइनली नेट हमारे पास कितने एटीपी बचेंगे, 2 एटीपी नेट हमारे पास बचेंगे, ठीक है, 2 एटीपी हमारे पास नेट बचेंगे। हमने क्या किया है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन किया है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन किया है, जो कि क्या करेंगे, हमें 1 से 3 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। एक NADH2 से हमें 3 एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो हमारे पास कितने NADH2 हैं, हमारे पास हैं 2 NADH2। तो 2 NADH2 हैं, तो एक NADH2 से 3 एटीपी, ठीक है, 3 एटीपी, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 एटीपी। 6 एटीपी हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं। तो 6 एटीपी ये, 6 एटीपी ये प्लस 2 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के जो नेट हमें मिले हैं, टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होते हैं एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो देखें ये है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितने स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखें। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का जो स्टेप है, यहाँ पे ग्लूकोज का जब फास्फोराइलेशन होता है और आइसोमेराइजेशन होता है, तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको फर्दर एक एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि पेसमेकर एंजाइम है, वो इसको फाइनली जो है क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम पेसमेकर एंजाइम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारा जो 3 या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये जब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल का NADH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इस स्टेप को भी हम देखेंगे, जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये देखें 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, और ये स्टेप क्या होता है, पहला सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे तो फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड कन्वर्ट होता है फाइनली पायरुबिक एसिड में, और उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे लास्ट में, सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्पेशल फीचर हैं, आप देख लेंगे। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड आफ्टर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट आप देखेंगे द नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल इन दिस प्रोसेस, 4 एटीपी आर फॉर्म्ड बट 2 आर ऑलरेडी यूज्ड अप इन एक्टिवेशन फेज, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कन्वर्जन ऑफ 3 फास्फो ग्लिसरल्डिहाइड इनटू 1,3 BPGA लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और लास्ट स्टेप है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ईच NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 3 ATP, ठीक है, एंड वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल पे ETS चलता है। In this process, half O2 molecule is utilized for the synthesis of each water molecule. तो ये थी आपकी ग्लाइकोलिसिस, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ग्लाइकोलिसिस को कम्प्लीटली समझ पाए होंगे। तो थैंक यू।